मैं कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी निगाहें खुद ब खुद निगार पर जम गईं। वो मेरे सामने दुल्हन बनकर बैठी थी, सादा सी दुल्हन जिसने कमीज शलवार पे सुर्ख दुपट्टा ओढ़ रखा था। उसके हाथ पांव कांप रहे थे। नजरें झुकाए वो बेइंतहा परेशान नजर आ रही थी। उसके चेहरे पे नजर पड़ते ही मैं जैसे सारी बातें भूल गया। धीरे धीरे कदम उठाते मैं उसके करीब गया। ठोड़ी से पकड़ के उसका चेहरा ऊपर किया तो उसकी आंखों से 2 आंसू बहकर मेरे हाथों में गिर गए। मैं फौरन ही परेशान हो गया। अंगार, क्यों रो रही हो? सब कुछ ठीक हो जाएगा, उस पर भरोसा रखो। मेरी बात सुन के वो एकदम फूट फूट के रोने लगी। कहने लगी, अब तो मुझे अपनी ज़ात पे भी भरोसा नहीं। मैंने आहिस्तगी से उसे अपने करीब किया, सीने से लगा लिया, फिर अपने होंठ उसके दहकते हुए माथे पर रख दिए। उस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि वो बुखार की शिद्दत से तप रही थी। उसके हाथ पांव बेइंतहा गर्म हो रहे थे। मैंने आहिस्तगी से उसे समझाया, निगार, इस तरह तो तुम बीमार हो जाओगी। बस एक रात की ही बात है, कल फिर जैन तुम्हारा होगा और तुम उसकी, और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस आज की रात को एक भयानक ख्वाब समझ के गुजार लो। मुझे वो 16 साल लड़की बहुत ही ज़्यादा मासूम और प्यारी लग रही थी और उसकी आंखों से गिरते आंसू मुझे तकलीफ दे रहे थे। मैं नहीं चाहता था कि वो ज़बरदस्ती मेरे करीब आए। मैं उसे धीरे धीरे अपनी मोहब्बत की आंच से पिघलाना चाहता था। मेरी बात सुन के उसने नज़र उठा के मेरी तरफ देखा। कहने लगी कि आज की रात के बाद सब कुछ वाकई ठीक हो जाएगा। मैंने फ़ौरन हाँ में सर हिलाया। कहा, सब कुछ वाकई ठीक हो जाएगा, तुम परेशान ना हो, जैन तुम्हारा मुंतज़िर है। बस आज की रात तुम सब कुछ भूल कर मेरी हो जाओ ताकि वो मकसद पूरा हो सके जिसके लिए जैन ने हम दोनों का निकाह करवाया है। और फिर मैंने आहिस्तगी से अपने लबों को दोबारा से उसके माथे पर रखते हुए उसे अपने करीब कर लिया। वो एकदम ही चौंक कर मेरा चेहरा देखने लगी, जैसे मेरा लम्स उसे नागवार गुजरा हो। उसकी आंखों में भी नागवारी की लहर मुझे साफ नजर आई, लेकिन मैंने उस नागवारियत को नज़रअंदाज करते हुए उसके दुपट्टे को उसके सर से अलग करके एक तरफ रख दिया। फिर उसकी शर्ट के पिछले हिस्से में लगी जिप को मैंने धीरे से छेड़ा। वो कसमसा के सिमटने लगी और मुझे उसकी इस अदा पे बेसाख्ता प्यार आया। मेरी नज़रें बार बार उसके वजूद पर बहक रही थी। बड़ी बड़ी हिरनी जैसी आंखें, दोदिया रंगत। वो लड़की अपने गुदाज लबों के साथ मेरे दिल के चैन को चुरा गई थी। वो बार बार अपने दांतों से अपने होंठों को कुतरती, अपनी उंगलियों को बाहम फंसाए बेइंतहा परेशान लग रही थी। मैंने धीरे से अपनी उंगलियों से उसके लबों को छेड़ा था। क्या कर रही हो निगार, तुम्हारे होंठ कट जाएंगे। मेरा लहजा खुमार आलूद हुआ था। उसने फौरन अपने होंठों को कुतरना छोड़ दिया। फिर मैंने धीरे से उसके लबों को अपने लबों से जकड़ लिया। मेरी इस हरकत पे तो वो बिल्कुल ही घबरा के पीछे की जानिब खिसकी थी और मैंने तेजी से अपने हाथ को उसकी कमर के गिर्द कस लिया था और खींच के उसे अपनी जानिब किया था। दूसरे हाथ से उसके सर को जकड़ते उसके चेहरे को अपने चेहरे के करीब तर कर लिया था। कुछ धीमी धीमी सांसें मैंने उसके चेहरे पे छोड़ी थी। मैं उसे आज की रात उसके माजी को भूलने पे मजबूर करना चाहता था। मैं चाहता था कि हम दोनों के दरमियान जो मिलन हो वो बिना किसी मजबूरी के हो। वो खुद ब खुद मेरी झोली में अपनी मोहब्बत समेत आ गिरे और मैं उसके वजूद को पूरी तरह समेट लूं। कुछ देर तो वो मेरी बाहों में कसमसाती रही, परेशान रही, लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने अपनी नरमी से उसके वजूद को पूरी तरह अपने काबू में कर लिया और अपनी मोहब्बत उस पर लुटाने लगा। आहिस्ता आहिस्ता वो भी बेकाबू होने लगी। कई बार तो उसने खुद मेरी मोहब्बत की पजीराई की। उसने खुद अपने हाथों से मेरे वजूद को पकड़ा, मेरी मोहब्बत के बदले में मोहब्बत लौटाई। उसकी गरम गरम सांस से मुझे पूरी तरह नढाल कर रही थी। मैं भी 22 साल का नौजवान था। मेरे अंदर भी मर्दानगी कूट कूट कर भरी हुई थी। फिर भला मैं कैसे उसकी मोहब्बत के नशे में ना डूबता। शायद अंधेरी रात के उन लम्हों में वो मुझे जैन समझ बैठी थी और मुझ पे अपनी मोहब्बत लुटाने लगी थी। कभी मेरी कमर को अपने नाखूनों से नोचती, कभी मेरे सीने पे अपने लब रख देती। उसकी मोहब्बत में इतनी गरमाइश थी कि मेरा सारा वजूद दहकने लगा।
निगार जैसी हसीन लड़की खुद बखुद मेरी जिंदगी में आ गई थी। यह मेरे लिए किसी ख्वाब जैसा ही तो था। थोड़ी ही देर में मैं उसे पूरी तरह बेलिबास कर चुका था। सर्दी की उस रात में ब्लैंकेट के अंदर हम दो जिस्म एक जान बन चुके थे और वो पूरी तरह मुझ में समा गई थी। ये शायद मेरी खुशकिस्मती ही थी, वरना मुझ जैसे बदसूरत इंसान को तो कोई आम सी औरत भी मुड़ के ना देखती। कहाँ निगार, एक 16 साल की खूबसूरत जवान कली। और यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ जैन की एक गलती की वजह से हुआ था। जैन की एक गलती ने मुझे जिंदगी भर की सबसे बड़ी खुशी से नवाज दिया था। कमरे में पूरी तरह निगार की आहें गूंज रही थी और मैं जज्बात में बेकाबू हुआ उस पे हावी होता चला जा रहा था। कुछ देर की जोर आजमाई के बाद निगार पूरी तरह ठंडी पड़ चुकी थी और उसने अपना वजूद मेरे हवाले कर दिया था और मैंने पूरी तरह उसका हक अदा किया था। एक लम्हा भी ज़ाया नहीं होने दिया था। मेरी मर्दानगी ने निगार को पूरी तरह जीत लिया था। रात के इस पहर वो जैन को पूरी तरह भुलाकर बस मेरी हो चुकी थी और यही मेरी सबसे बड़ी जीत थी। जैन मेरा जिगरी यार था। हम दोनों हमेशा से ही साथ रहे थे, एक ही साथ खेल कूद कर बड़े होने वाले दो दोस्त, जिन्हें सब दो जिस्म एक जान कहा करते थे। हम दोनों ही अमीर घरानों से ताल्लुक़ रखते थे। ना मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी थी, ना जैन के पास। अलबत्ता हम में एक चीज़ मुख्तलिफ थी और वो था रंगो रूप। जैन इंतहाई खुश शक्ल और खूबसूरत नौजवान था, जबकि मैं सांवली रंगत का हामिल एक आम सूरत लड़का, जो जैन के आगे तो बदसूरत ही मालूम होता था। और यही वजह थी कि कभी किसी लड़की ने मुझ पर तवज्जो ना दी। हमारी क्लास में जो भी लड़कियां पढ़ती थीं वो सब खुद बखुद जैन पे मर मिटती थीं। हम दोनों जहाँ भी जाते देखने वालों की निगाहें जैन पर ही मरकूज हो जाती और मुझे यह एहसास कमतरी सताने लगता कि मेरी ज़िंदगी में कभी कोई मोहब्बत करने वाली लड़की नहीं आएगी। कोई ऐसी लड़की जो मेरी बदसूरती को नज़रअंदाज करके मेरी मोहब्बत को सराहे और पूरी तरह मेरी हो जाए। कभी कभी तो मुझे जैन को देखकर और भी ज़्यादा इस बात का एहसास सताता था और फिर यह एहसास उस वक्त बढ़ा जब जैन की ज़िंदगी में निगार आ गई। दरअसल निगार जैन की नहीं बल्कि मेरी पहली पसंद थी। उसे पहली बार देखते ही मैं अपना दिल हार बैठा था, लेकिन एक बार फिर मेरी बदसूरती मेरे आड़े आई और जैन अपनी खूबसूरती की वजह से जीत गया। निगार की मोहब्बत उसकी झोली में आ गिरी और मैं बस दिल महसूस के रह गया। वो हमारे एक दोस्त की बहन थी। हमारा वो दोस्त गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था। हम दोनों ही उससे मिलने के लिए उसके घर जाया करते थे। वहीं हम दोनों की नज़रों में निगार आई। इंतहाई सादा और खूबसूरत सी वो लड़की, देखने में कोई मोम की गुड़िया मालूम होती थी। मैं पहली ही नज़र में उस 16 साला लड़की पे अपना दिल हार बैठा। निगार को देखते ही मुझे ये यकीन हो चला था कि ये लड़की मेरी हमसफ़र बनने के काबिल है। उस वक्त मैं सिर्फ 22 साल का था और मुझे लगता था जैसे निगार मेरे लिए ही बनी हो। मोम की वो गुड़िया बहुत ही प्यारी थी, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी जैन बाजी ले गया, क्योंकि निगार की नज़रों ने मेरे बजाय जैन को चुना। हम दोनों जब पहली बार निगार के घर गए और उसने दरवाज़ा खोला तो वो पूरी तरह जैन को देखकर खो सी गई। यहाँ तक कि जैन ने उसके आगे चुटकी बजाई और उसे होश मिलाया। जैन के होते हुए निगार की एक नज़र भी कभी मुझ पे नहीं गई थी, जबकि मैं बस उसे देखता ही रह गया था। फिर जब हम जाके उनके ड्राइंग रूम में बैठे, जैन आहिस्तगी से मुझसे कहने लगा, अजीब लड़की है, दरवाजे पे ही स्टैचू बन गई थी, लगता है इसका दिल भी मुझ पे आ गया। जैन की ये बात मुझे बहुत नागवार गुजरी थी, क्योंकि मैं पहली ही नज़र में उस पर अपना दिल हार बैठा था और मैं नहीं चाहता था कि जैन की नज़र उस पर पड़े। इसलिए मैंने आहिस्तगी से कहा, मासूम और सीधी सादी लग रही है और फिर दोस्त की बहन है, खबरदार जो दिल लगी के बारे में सोचा भी तो। क्योंकि मुझे मालूम था कि जैन को दिल लगी करने की आदत थी। वो आहिस्तगी से कहने लगा, नहीं मुझे भी मालूम है, दोस्त की बहन है, तू फिक्र ना कर, वैसे भी दिल लगी के लिए हसीनाओं की कमी थोड़ी है। जैन ने एक आंख दबाई थी और मैं मुस्कुरा के रह गया था। वाकई हमारी दौलत की वजह से हमारे इर्द गिर्द लड़कियों का एक हुजूम था। जैन तो जिस लड़की पे हाथ रखता था वो उसकी दीवानी हो जाती थी, फिर भला उसे लड़कियों की क्या कमी थी। खैर, उस वक्त हम दोनों अपने दोस्त की मदद करने के लिए आए थे। उसके पास कुछ किताबें नहीं थी, हम दोनों वही किताबें खरीद के उसे देने के लिए आए थे। हमारे दोस्त का नाम अशफाक था।
उसने वो किताबें लीं और बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हुआ। हम दोनों उसके घर से निकलने लगे तो बेख्तियार मैंने पलट के देखा और मुझे निगार नजर आई, बावर्ची खाने के दरवाजे की ओट से झांकती हुई। वो लड़की चोरी छुपे हम दोनों को ही देख रही थी। मैं समझ नहीं पाया कि उसकी नज़रें मुझ पे थी या जैन पे, लेकिन दिल ने गवाही दी थी कि उसने यकीनन जैन को ही देखा होगा। मुझे भला कोई क्यों देख सकता था? और ये ख्याल आते ही मेरा दिल बुरी तरह डूब गया था। मैं पूरी तरह निगार के बारे में सोचने लगा, यहाँ तक कि वापसी का सारा रास्ता मेरे जहन में बस निगार की खूबसूरती तसव्वुर के पर्दों पर लहराती रही। फिर 2 दिन बाद ही दोबारा से हमें अपने उसी दोस्त की तरफ जाना पड़ा और तब निगार ने खुद ही जैन से बातचीत शुरू की। वो बहुत ही मासूम और प्यारी सी लड़की थी जो जैन से उसके बारे में पूछ रही थी। जैन पहले तो हैरान हुआ, फिर उसने ना सिर्फ निगार को अपने बारे में बताया बल्कि बहाने बहाने से अपना नंबर भी निगार को पकड़ा दिया कि अगर आपको पढ़ाई में कोई परेशानी हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकती हैं। हम तीनों में सबसे ज़्यादा पढ़ाई में मैं ही स्मार्ट हूँ। जैन ने सरासर झूठ बोला था और मैंने अपनी हंसी रोकी थी, क्योंकि हम तीनों में सबसे ज़्यादा ज़हीन और पढ़ाई में काबिल मैं था। वापसी में मैंने जैन को टोका भी था कि तुझे निगार को इस तरह अपना नंबर नहीं देना चाहिए था। अगर इशफाक को पता चल गया तो वो नाराज़ होगा। मेरी बात सुन के जैन जोर से हंसा, कहने लगा उसे कौन बताएगा, तू या फिर निगार? वो सवालिया नज़रों से मुझे देखने लगा और मैं खामोश हो गया। फिर जैन ने निगार को पढ़ाने का काम शुरू कर दिया। निगार को कोई भी मसला होता तो वो जैन को मैसेज करती, जैन वो मैसेज मुझे भेजता, मैं उसके मसले को हल करता और आगे से जैन खुद हीरो बन के निगार को पढ़ाना शुरू हो जाता। कई बार मैंने जैन को रोकना चाहा लेकिन वो ना माना। उसने निगार के साथ दिल लगी शुरू कर दी, उससे मोहब्बत भरी बातें करता और निगार भी उन बातों का जवाब मोहब्बत से ही देती। कभी कभी तो जैन मुझसे कहता था कि देख कैसे बेवकूफ़ बन गई, कम उम्र है लेकिन हसीन बड़ी है, इतनी आसानी से तो इसे अपने हाथों से नहीं जाने दूंगा। आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह 6 महीने गुजर गए और उन 6 महीनों में ना सिर्फ निगार को जैन से मोहब्बत हो गई बल्कि जैन भी उसको लेकर कुछ कुछ सीरियस हो गया। मैंने जैन को रोकना चाहा क्योंकि मैं जानता था वो ज़्यादा अरसा किसी भी रिश्ते को निभा नहीं सकता। पहले भी उसने कई लड़कियों से चक्कर चला के उनको छोड़ दिया था और फिर जैन की मामा की जहनियत से भी मैं वाकिफ़ था कि वो कभी भी निगार जैसी गरीब लड़की को अपनी बहू नहीं बना सकती थी। इसलिए मैं चाहता था कि वो निगार का दिल ना दुखाए, क्योंकि वो अशफाक की बहन थी और वाकई वो बहुत मासूम थी। लेकिन जैन कहने लगा कि इस बार मुझे सच में मोहब्बत हो गई है, तू मामा की फिक्र ना कर, उन्हें मैं मना लूँगा। जैन की बात सुन के मेरे दिल में टीस उठी थी, क्योंकि मेरे लिए निगार कुछ ज़्यादा ही ख़ास हो चुकी थी। मेरा दिल खुद बखुद उसके लिए धड़कने लगा था। लेकिन मैं जब भी अपने आप को आईने में देखता तो मेरे सारे हौसले पस्त पड़ जाते। निगार जैसी लड़की भला मुझे कहाँ अपना सकती थी? वो तो नज़र भर के भी मुझे नहीं देखती थी, इसीलिए मैं खामोश हो गया। फिर 2 महीने बाद हमें पता चला कि निगार के घर वाले उसका रिश्ता तय कर रहे हैं और महीने बाद ही उसका निकाह भी हो जाएगा, क्योंकि बाहर के मुल्क से निगार का कोई कज़न आ रहा था और वो निकाह करके वापस जाता और फिर निगार को अपने पास बुलाने का इंतज़ाम करता। इस बात ने ना सिर्फ जैन के होश उड़ाए थे बल्कि निगार ने तो रो रो के खुद को बेहाल कर लिया था। वो बार बार जैन को फ़ोन करके खुदकुशी की धमकी दे रही थी। जैन भी बहुत परेशान था और फिर जैन ने वो कदम उठाया जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। एक रात 4 बजे के करीब मेरे दरवाजे के चौकीदार ने मुझे फ़ोन किया, कहने लगा बाहर जहन साहब खड़े हैं, आपको बुला रहे हैं। ये सुन के मैं हैरान हो गया कि जैन मुझे फ़ोन किए बिना ऐसे कैसे चला आया। जब मैं बाहर निकला तो जैन की गाड़ी में बैठी निगार को देख के दंग रह गया और मज़ीद क़यामत उस वक्त टूटी जब जैन ने बताया कि वो निगार को उसके घर से भगा लाया है और वो दोनों शादी करने जा रहे हैं। मैंने जैन से कहा तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, अभी हम 22 साल के हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तुम्हारे घर वाले कभी भी निगार को कबूल नहीं करेंगे। तुम कम से कम अपनी माँ से तो बात करते और अशफाक और उसके घर वालों के बारे में सोचा है तुमने? तुम दोनों की इस हरकत से उनकी इज्जत पे कैसा दाग लगेगा? क्या सोच के तुम दोनों ने ये फैसला किया है? मेरा गुस्से से बुरा हाल हो चुका था क्योंकि मुझे जैन के घर वालों का इल्म था। हम हाई सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते थे,
जबकि निगार लोग मिडिल क्लास भी नहीं थे, बल्कि वो लोअर मिडिल क्लास में से थे। जैन कहने लगा, बस मैंने फैसला कर लिया है, तू हमारा साथ देगा या नहीं? मैंने कहा, आ तो गया हूँ, बोलो क्या करना है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस पहर मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे जैन की फितरत का इल्म था। मेरे लाख चीखने चिल्लाने और समझाने के बावजूद भी उसे वही करना था जो वो चाहता था। मेरे पास उसका साथ देने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। वो कहने लगा, हमारे साथ चलो, बाकी की रात हम सड़कों पे गुजारते हैं और फिर सुबह हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। उसके बाद पहले मेरे घर वालों को बताएंगे और फिर निगार के। मैंने उन दोनों को एक बार फिर समझाना चाहा, लेकिन दोनों ही ना माने। मजबूरन मुझे उनका साथ देना पड़ा। सुबह सुबह कोर्ट खुलते ही सबसे पहले उन दोनों ने कोर्ट मैरिज की। फिर निगार कहने लगी, पहले मेरे घर चले, मेरी मम्मा परेशान हो रही होंगी। मैंने अफसोस से उस लड़की को देखा था जिसे बड़ी जल्दी ये ख्याल आया था कि उसके घर वाले परेशान होंगे। मेरा दिल चाह रहा था उसकी बेवकूफ़ी पे मातम मनाऊं। उसने इतना बड़ा फैसला करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि आने वाली जिंदगी में उसके साथ क्या कुछ हो सकता है। मैं तो ये सोच सोच के परेशान हो रहा था कि जैन की मम्मा उसका क्या हशर करेंगी और निगार के घर वाले, क्या वो इस रिश्ते के लिए मान जाएंगे। मुझे यकीन था ये सब कुछ नामुमकिन था, लेकिन वो दोनों बिल्कुल मुतमईन नजर आ रहे थे। निगार के कहने पे हम पहले उसके घर गए ताकि उसके घर वालों को इस निकाह के बारे में बताते हैं, लेकिन अशफाक ने हम दोनों दोस्तों को बहुत मारा पीटा और निगार के माँ बाप ने उसे धक्के मार के घर से निकाल दिया और कह दिया कि अब उनका निगार से कोई वास्ता नहीं। निगार जो मासूम भोली भाली सी लड़की थी, वो ये समझ रही थी कि उसके रोने धोने से उसके माँ बाप राजी हो जाएंगे, वो अब पूरी तरह खामोश हो गई थी। जैसे तैसे जैन ने ही उसे संभाला। अशफाक ने भी हम दोनों से ये कह के दोस्ती ख़त्म कर ली कि हम दोनों बहुत ही घटिया हैं जो हमने उसकी बहन पे नज़र जमाई। मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, लेकिन जैन की वजह से मैंने भी अशफाक से मार खाई। और फिर जैन जब निगार को लेके अपने घर पहुंचा तो जैन के घर वालों ने भी निगार को कबूल करने से इनकार कर दिया। जैन की मम्मा ने साफ तौर पे कह दिया कि अगर तुम्हें इस लड़की के साथ रहना है तो हमारा घर छोड़ दो। जैन अपनी मामा के कदमों में बैठ गया। उसने बहुत रोना धोना डाला तो जैन की मामा ने निगार को सर्वेंट क्वार्टर में जगह दे दी, ये कह के कि कुछ अरसे के बाद इसे तलाक देके यहाँ से रफा दफा कर देना। और जैन और निगार के मिलने जुलने पे भी पाबंदी लगा दी। जैन ने यह कह के निगार को तसल्ली दी कि कुछ अरसे में वो अपनी मामा को मना लेगा, लेकिन 1 महीना गुजर गया। जैन की मामा किसी तौर राजी ना हुई, बल्कि उन्होंने तो उन दोनों को मुलाकात करने से भी महरूम कर दिया था। निगार को एक कमरे में बंद रखा जहां किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। उस कमरे के बाहर ताला था। जैन भी चाह कर भी निगार से नहीं मिल सकता था। मुलाजिम जाके निगार को 2 वक्त का खाना दे देते थे और इसी तरह निगार दिन रात गुजार रही थी। उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। फिर एक दिन जब जैन ने बहुत हंगामा खड़ा किया तो जैन की मामा ने निगार को अपने बंगले में बुलाया और उन दोनों के सामने अपनी गर्दन पे छुरी रख ली। कहने लगी, अब बताओ तुम्हें अपनी मम्मा से मोहब्बत है या इस लड़की से। जैन बेचारा बुरी तरह फंसा। वो अपनी मामा को समझाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उन्होंने छुरी अपनी गर्दन के और करीब कर ली। कहने लगी, अगर मुझसे मोहब्बत करते हो तो अभी और इसी वक्त इस लड़की को तलाक दो, वरना मैं अपनी जान ले लूंगी। ये सुनते ही जैन ने मजबूरन निगार को खड़े खड़े तलाक दे दी। जैन की मामा ने निगार को उसी वक्त धक्के मार के घर से निकाल दिया और उनकी मुराद पूरी हो गई, जबकि निगार पे तो कयामत टूट पड़ी थी। जिस लड़के की मोहब्बत में उसने अपना घर छोड़ा था, उसी लड़के ने उसे तलाक देके जलील कर दिया था। रोती रोती निगार जैन के घर से बाहर निकली तो जैन ने निगार को रोकना चाहा, लेकिन दोनों के दरमियान कोई रिश्ता बाकी नहीं बचा था। मजबूरन जैन ने मुझे फ़ोन करके बुलाया, कहा कि निगार को अपने पास रख लो, मैं किसी न किसी तरह अपनी मामा को राज़ी कर ही लूँगा। यह सुन के निगार गुस्से में आ गई। कहने लगी, मैं भला तुमसे दोबारा शादी कैसे कर सकती हूँ? तुमने मुझे तलाक दे दी है, मैं अब तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। बताओ मैं कहाँ जाऊँगी? 16 साला निगार जो जज्बात के हाथों बेवकूफ़ बन के अपना घर छोड़ बैठी थी, उसके पास अब दूसरा कोई आसरा नहीं था। मेरे माँ बाप परदेश में रहते थे, इसलिए जैन ने ज़बरदस्ती निगार को मेरे घर में पनाह दिलवा दी। मैं दिन रात खूबसूरत निगार को अपनी आंखों के सामने देख रहा था।
वो बेबस और बेआसरा थी और मेरा दिल बेकाबू। फिर जैन ने अपने माँ बाप को बड़ी मुश्किल से निगार के लिए मना लिया। उसने अपनी मामा से कहा कि अगर निगार उसे ना मिली तो वो मर जाएगा। उसने झूठ मूठ खुदकुशी का नाटक भी किया और उसकी मामा राजी हो गई। लेकिन अब तो वो निगार को तलाक दे चुका था, अब क्या हो सकता था। इसीलिए जैन ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए कि मैं उसकी बीवी के साथ निकाह कर लूं और फिर इसी तरह वो दोबारा से निगार को अपनी जिंदगी में शामिल कर लेगा। मैं तो पहले ही निगार की मोहब्बत में डूबा हुआ था। एक रात के लिए ही सही वो मुझे मुयस्सर आने वाली थी। ये सोच के मैंने फौरन हामी भर ली। निगार के पास भी कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो भी राजी हो गई और यूं मेरा और निगार का निकाह हो गया। और फिर शादी की रात उसकी कुर्बत पाकर मैं पूरी तरह उसकी मोहब्बत के नशे में डूब गया। वो इतनी हसीन और इतनी खूबसूरत थी कि मैं उसके नशे से निकल ही नहीं पा रहा था। सारी रात उसकी बाहों में मैंने अपना आप उस पर लुटाया था और सुबह जब वो नहा के निकली तो उसकी गीली जुल्फों को देख के मेरा दिल फिर बेकाबू हुआ था। एक रात गुजर चुकी थी और अब मुझे वादे के मुताबिक उसे तलाक देनी थी, लेकिन निगार को छोड़ना मेरे बस में नहीं था। मैं फौरन बिस्तर से उठा, आईने के सामने खड़ी निगार को अपने बाजुओं में जकड़ लिया। वो घबरा के मुझे देखने लगी। मैंने उसे अपनी बाहों में उठाया और बिस्तर पर लिटा दिया। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। आप क्या कर रहे हैं शहरोज? हमारी शादी का मकसद पूरा हो चुका है। वो मुझे पीछे हटाना चाहती थी। शादी का भी भला कोई मकसद होता है निगार? शादी तो अपने आप में एक रिश्ता होता है। मैं क्या करूं, मैं चाह के भी तुम्हारी खूबसूरती से नजर नहीं हटा सकता। ये कहते हुए मैंने अपने लब उसकी गर्दन पे रखे और उसने अपनी आंखें मींच ली। आप क्या कहना चाहते हैं? वो धीरे से बोल पड़ी। मेरा दिल नहीं मान रहा निगार कि मैं तुम्हें यूं छोड़ दूं। तुम मेरी हो गई हो, कम से कम मुझे अपनी मोहब्बत को मुकम्मल तो कर लेने दो। कितने अरसे से मैं तुम्हारे लिए तड़प रहा हूं और अब मैं अपनी तड़प पूरी तरह मिटाना चाहता हूं। तुम्हें पता है मैं तुमसे पहली नज़र की मोहब्बत करता हूं। मैंने आहिस्तगी से निगार के सामने अपनी मोहब्बत का एतराफ़ किया और वो फटी फटी निगाहों से मुझे देख रही थी। मैंने उसकी गर्दन पे बनी डोरियों को छेड़ा और आहिस्तगी से उसके कंधे से शर्ट को हटाते हुए अपनी मोहब्बत को निछावर किया। उसने एक गहरी सांस ली, गर्दन की हड्डी नुमाया हुई और मेरा दिल मज़ीद बहक उठा। उसके बाद तो मैं खुद पर काबू ही ना रख सका और अपनी मनमानियां करने पे उतरा। मैंने हाथ बढ़ा के एक बार फिर कमरे की सारी लाइटें बंद कर दी। धीमी धीमी निगार की आहें पूरे कमरे में गूंज रही थी। कुछ देर की पसोपश के बाद वो फिर मेरे सामने हार गई और मैं उसकी आंखों में अपने आप को पूरी तरह बहकता हुआ महसूस कर रहा था। वो मेरी बीवी थी। मेरी मोहब्बत में पूरी तरह उसके नशे में मैं डूब चुका था। कई घंटे ऐसे ही निगार पे अपनी मोहब्बत लुटाते हुए मैंने गुजार दिए थे। दोपहर 2 बजे के करीब मेरा मोबाइल फ़ोन पूरी तरह बजने लगा। मैंने खुद को निगार के वजूद से अलहदा किया तो उसने खुद मुझे अपनी बाहों में घेर लिया, जैसे वो मुझसे अलग ना होना चाहती हो। और उसकी इस अदा पे मैं वारफ्ता हुआ था। मोबाइल को बिना देखे ऑफ करते हुए मैं दोबारा उसके करीब हो गया। वो भी जवानी की दहलीज पे थी, जज्बात उसके अंदर भी पनप रहे थे, इसीलिए उसने मेरी मोहब्बत को कबूल कर लिया था। ऐसे ही शाम हो गई और फिर जब मैंने उसे छोड़ के हटा तो मेरी मोहब्बत मुकम्मल हो चुकी थी। मैंने मुस्कुरा के उसकी जानिब देखा। उसके चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ गई। मैं उसके बिल्कुल पास बैठ के अपनी मोहब्बत उस पर लुटाने लगा। उसे बताने लगा कि मेरे दिल में उसके लिए कब से जज्बात थे और वो बस हैरत से मुझे सुन रही थी। कुछ देर बाद चौकीदार आया, कहने लगा जैन साहब बहुत देर से आपके लिए आए हुए हैं। वो बाहर ही खड़े हैं, वो अंदर नहीं आए, आपको बुला रहे हैं। उसकी बात सुन के मैं बाहर गया तो जैन मेरा मुंतजिर खड़ा था। उससे मैं कहने लगा कब से तुझे फ़ोन कर रहा हूँ, निगार को तलाक दे, मेरे हवाले कर, 1-2 दिन में मैं उससे शादी कर लूँगा। मैंने बिना कुछ कहे जैन का हाथ पकड़ा और उसे अपने बेडरूम में ले आया। बिस्तर की चादर नीचे पड़ी हुई थी। निगार अपने बिखरे हुलिये में बैठी हुई थी। हम दोनों को देखते ही वो खड़ी हो गई। बताओ निगार, क्या तुम मुझसे तलाक चाहती हो? जैन के सामने ही मैंने निगार से सवाल पूछा। वो एकदम घबरा के मुझे और जैन को देखने लगी। 16 साल की मासूम सी वो लड़की
خود میرے قریب جس طرح سے آئی تھی مجھے یقین ہو چلا تھا کہ وہ مجھ سے الگ نہیں ہونا چاہتی۔ اور پھر نگار نے نفی میں سر ہلا دیا، کہنے لگی زین میں دوبارہ آپ کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، میں شہروز کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ آپ پہلے ہی ایک بار اپنی ماما کے کہنے پہ مجھے طلاق دے چکے ہیں، میں دوبارہ آپ پہ بھروسہ نہیں کر سکتی۔ یہ سن کے زین بالکل ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے مجھے زور کا دھکا دیا، کہنے لگا یہ سب تو نے کیا ہے، تو نے اسے کوئی پٹی پڑھائی ہے۔ میں نے انکار میں سر ہلایا، میں نے کہا نہیں، کس نے میری محبت کو قبول کر لیا ہے اور ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مکمل ہیں اور ہمارے بیچ میں کسی تیسرے کی گنجائش نہیں ہے۔ زین مجھے گالیاں دیتے ہوئے اس گھر سے نکل گیا تھا اور میں نے آگے بڑھ کے نگار کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں زندگی کے ہر سفر میں اس کے ساتھ رہوں گا۔ میں نے اپنے والدین کو فون کر کے اپنی شادی کی خبر سنائی۔ میرے والدین مجھ سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے نگار کے وجود کو قبول کر لیا تھا۔ میں نے اشفاق کو بھی فون کر کے شروع سے آخر تک ساری بات بتا دی۔ اس نے مجھے معاف کر دیا تھا کیونکہ میری تو کوئی غلطی نہیں تھی۔ اور پھر کچھ عرصے کے بعد نگار کے گھر والوں نے بھی ہمیں قبول کر لیا تھا۔ آج میں اور نگار ایک خوبصورت شادی شدہ زندگی گزار رہے ہیں۔ زین حلالے کا جو کھیل کھیلنا چاہتا تھا وہ اسی پہ الٹا پڑ گیا۔ میری سچی محبت رنگ لے آئی۔ نگار نے میری محبت کو قبول کر لیا۔ میں اور نگار ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، اپنی آخری سانس تک۔ یہی میری خواہش ہے اور یہی میری دعا۔